वालेकुम सलाम। ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, बस सर ने अभी रिकॉर्डिंग में लगा रहे हैं।
एक्ट करता है, एक एक्सोक्राइन के तौर पर, एक एंडोक्राइन के तौर पर ये क्या करता है कि अमल करता है। अब जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन होता है या एंडोक्राइन होता है, इनमें डिफरेंस एक ही होता है। एक होती है नालीदार ग़िज़ा, यानी कि जो अपनी सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू खारिज करते हैं, या ऐसे ग्लैंड या हार्मोन जो कि अपनी सिक्रीशन बगैर किसी डक्ट के डायरेक्ट जो है हार्मोन के थ्रू खारिज करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन का नाम देते हैं। अब इन तीनों के जो फंक्शन होते हैं या तीनों के जो काम करने की सलाहियत होती है, वो उनके जो पीछे हमारे पास पेंक्रियाज है, ठीक है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है कि वो कैसा एक्ट कर रहा है या उसके कोई फंक्शन में ख़राबी तो नहीं है। अब इसमें यानी कि जो एक्सोक्राइन वाले होते हैं हमारे पास, यानी कि बगैर नाली के जो अपनी सिक्रीशन खारिज कर रहे होते हैं डायरेक्ट ब्लड के अंदर, तो उनमें हार्मोन बनाने वाले कुछ सेल्स जो हैं उनको आप क्या बोलते हैं, लिंगर हैंस सेल। अब ये दो किस्म के होते हैं, इनमें भी अल्फा सेल भी होती हैं, इनमें बीटा सेल भी होते हैं। पेंक्रियाज में दो सेल हुए, एक जो हार्मोन बनाने वाले मखसूस सेल्स होते हैं जिनको आप लिंगर हैंस कहते हैं, इनके पास दो सेल्स होते हैं, दो साख्तें होती हैं। अब एक अल्फा सेल्स होते हैं, एक बीटा सेल। अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन को बनाना, और बीटा सेल का काम क्या होता है कि ये इंसुलिन को बनाते हैं। अब इन्हीं दोनों की जो लेवल है ऊपर नीचे हो जाए तो फिर डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, या डायबिटीज़ हो जाती है उसमें। अब जो ग्लूकोज ग्लूकागॉन है, ये बनाते हैं हार्मोन अल्फा सेल। जब खून के अंदर, ब्लड के अंदर आपकी शुगर लेवल कम होगा तो फिर क्या होता है कि उस वक्त जो ग्लूकागॉन है ये खारिज होता है, ठीक है, और ये जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि लीवर के अंदर। फिर क्या करता है कि लीवर इसी ग्लूकागॉन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ताकि वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में जाए, क्योंकि ऑलरेडी शुगर या जो ग्लूकोज है आपका वो ब्लड के अंदर कम है, यानी कि ग्लूकागॉन ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज की जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो ग्लूकागॉन होती है। अब ग्लूकागॉन जब तभी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम हो। इस कंडीशन में कम होता है तो ग्लूकागॉन को कन्वर्ट कौन करता है, लीवर, कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और उसकी सतह जो है अपना ब्लड के अंदर वो पूरी हो सके। अगर ऑलमोस्ट 4 आवर्स तक या 4 घंटों तक ग्लूकागॉन खारिज होता रहे, यानी कि मुसलसल कंटिन्यूस उसकी एक्सक्रीशन होती रहे, तो क्या करता है कि फिर जो जिगर है या लीवर है वो खुद ब खुद ग्लूकोज के बनाने के अमल में क्या करता है कि तेज़ी बढ़ा देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल बहुत कम है, जो ग्लूकागॉन थी वो मैं दे रहा हूँ, वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अब और भी उसको चाहिए क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी है, वो पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है, बॉडी को और चाहिए एनर्जी, वो पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए वो क्या करता है कि और मज़ीद तेज़ी के साथ क्या करता है, कंटिन्यूसली ग्लूकोज के बनने के अमल को तेज़ी से करता है। और इस तरह क्या होता है कि जो लीवर है उसी में जो ग्लूकागॉन से ग्लूकोज बनना था, फिर इसी तरह वो जो ग्लूकोज ट्रांसफ़र हो रहा था ब्लड के अंदर उसका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये कंफर्म बात होती है कि जो ग्लूकागॉन है, यानी कि हार्मोन पैदा होता है पीछे ग्लूकागॉन, वो क्या कर रहा है, जो लीवर है उसको कह रहा है कि तुम ग्लूकोज जो है वो पैदा करो और उसको क्या करो, ब्लड तक ट्रांसफ़र करवाओ, ठीक है। ये बात कंफर्म हुई कि अल्फा सेल से ग्लूकागॉन पैदा हुई और ग्लूकागॉन ने स्टिमुलेट किया लीवर सेल्स को कि आप ऐसा करो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज कम है, ठीक है, और एनर्जी चाहिए बॉडी को, मसल्स ने वर्क करना है, सेल्स की लाइफ का मसला है, तो इसलिए आप क्या करें, उसकी एनर्जी पूरा करने के लिए जो ग्लूकागॉन आपके पास पड़ी है, ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है, जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज क्या होती है, स्टोर होती है, तो ग्लाइकोजन को क्या करे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे। ये पहली बात है कि अल्फा सेल का क्या काम है। इसी तरह बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। अब इंसुलिन का क्या काम है कि अगर शुगर में, इसका उलट है कि शुगर में अगर इंसुलिन यानी कि जो शुगर लेवल है खून के अंदर, ब्लड के अंदर, वो बढ़ जाए तो इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन पैदा होती है ताकि उसका लेवल कम से कम किया जा सके। अब अगर बीटा सेल में खराबी आ जाए तो क्या होगा कि इंसुलिन पैदा नहीं होगी। अब बीटा सेल के अंदर खराबी है, इंसुलिन पैदा नहीं हुई, खून में शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज का लेवल वो बढ़ना शुरू हो गया, और इससे क्या होता है कि डायबिटीज़ या डायबिटीज़
जो होती है मेलाइटस, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों की खराबी की वजह से। अव्वल क्या होता है, एक तो होती है अल्फा सेल जो होते हैं वो हो सकता है कि ज़्यादा सिक्रीशन उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाए, या ये होता है कि बीटा सेल क्या करते हैं, वो जो इंसुलिन उन्होंने बनानी थी जो कि ग्लूकोज में जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज था उसका लेवल कम करना था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाना था, उसमें कोई खराबी आई है, उसकी वजह से इंसुलिन पैदा नहीं हुई। इंसुलिन के पैदा ना होने की वजह से क्या हुई है कि जो ब्लड के अंदर शुगर थी उसका लेवल बढ़ गया और ये डायबिटीज़ की तरफ लीड करेगा। अब इसमें इंसुलिन का अभी हमने क्या पढ़ा, पूरा उसका प्रोसीजर पढ़ लिया कि वो किस तरह काम करती है या क्या। अब इसमें एक और डिजीज़ आती है कि आपने पढ़ा कि सबसे पहले आपकी ग़िज़ा मैदे में जाती है, स्टमक में, उसके बाद आती है आंतों में। तो यहाँ क्या होती है, जितनी भी स्टार्च वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हज़म होने के बाद मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं। उसकी जो फॉर्म होती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने ली हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, ग्लूकोज की मुख्तलिफ फॉर्म में। ठीक है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो कन्वर्ट होती है वो ग्लूकोज ही है, क्योंकि बॉडी जो या बॉडी के जो सेल्स हैं या ब्लड है वो जो लेके जा रहा होता है वो सिर्फ इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ही लेके जा रहा होता है, और बॉडी भी उसको ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मोस्टली कर रही होती है। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज जो है ये जो आपकी अपनी इंटेस्टाइन्स हैं उनकी जब वालों से गुजरता है, उनकी जब वॉल से गुजरता है, तो उनमें क्या होता है कि जो उनकी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, वो खून में जज़ब हो जाती हैं वहाँ से। फिर ये वहाँ से होता हुआ अंतड़ियों से खून से क्या करता है कि सेम ये ट्रांसफ़र हो जाता है लीवर के अंदर। ठीक है, अगर अब लीवर अपने से ज़्यादा यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ कर लेता है, ठीक है, तो बाकी क्या करता है कि इसको जो उज़लात होते हैं आपके, ठीक है, तो उनको तकवीयत देता है। ठीक है, लाइक हार्ट हो गया, तो उस तरफ लेके जाएगा। फिर जो ग्लूकोज बच जाता है आपका, ठीक है, उसे इंसुलिन की जो फैट होती है उसमें तब्दील कर देता है, यानी कि जो इंसुलिन है, यानी कि एक तो बॉडी ने अपने पास अब्जॉर्व कर लिया, जितना चाहिए था वो ब्लड तक गया, ब्लड से लीवर तक, और फिर आगे हो गया ट्रांसफ़र। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज है उसको इंसुलिन क्या करेगी कि फैट्स में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो फैट्स में जब कन्वर्ट करेगी, अगर तो वो फैट आपकी जो इंटेस्टाइन है उनके ऊपर जमा होना शुरू हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पेट आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल जो आपको होता है वो बढ़ता है। ठीक है, उसकी वजह से वो लटका हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे चर्बी जमा होना शुरू हो गई है। वो चर्बी क्यों जमा हुई, क्योंकि वो ग्लूकोज जो कि बॉडी से एक्सेसिव था, ज़्यादा और कहीं नहीं जा सका, उसको इंसुलिन ने इसी फैट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक तो ये कंडीशन हुई। दूसरी, अगर उसी को वो जिगर की तरफ लेके जाए, यानी कि लीवर के पास लेके जाए, जितना उसने यूज़ करना था वो कर लिया, ट्रांसफ़र हो गया ब्लड के अंदर। अब जो एक्सेसिव अमाउंट है या ग्लूकोज की, उसको जब वो कन्वर्ट करता है इंसुलिन फैट्स के अंदर, तो वो लीवर पे जमा होना शुरू हो जाता है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, फैटी लीवर। इस डिजीज़ की, इस कंडीशन को आप फैटी लीवर कहते हैं। ठीक है, और इसमें अब उसको मतलब क्योंकि चर्बी चढ़ी होती है, इसको चर्बी को उतारने के लिए लाजमी है कि वो मेहनत ज़्यादा करे या वर्जिश ऐसी करे, ठीक है, फाका कशी पे आए, ताकि वो जो फैट्स है वो क्या हों, मेल्ट हूँ, और उससे फैटी लीवर से हमें बचा जा सके। यानी कि जो ग्लूकोज है उसको जिस्म के हर खुलिए हर सेल तक पहुँचने के लिए इंसुलिन मदद करती है। ठीक है, अगर इंसुलिन में कोई ख़राबी आ गई है, इसने किसी चीज़ को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो ये अभी जो हमने दो डिजीज़ पढ़ी हैं, या तो फैटी लीवर या फिर पेट बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, अब इसी में एक और एग्जांपल कि अगर इंसुलिन की फॉर एग्जांपल कमी हो जाए तो क्या होगा, उसकी वजह से फिर खून में ग्लूकोज नहीं जाएगा। ठीक है, खून के जो जितने भी सेल्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाएगा, और खून में इसकी मिकदार बढ़ जाएगी, यानी कि ग्लूकोज को ट्रांसफ़र होना था खून से बाकी सेल्स के अंदर, अब इंसुलिन तो है नहीं जो कि ट्रांसफ़र करवाए उसको, इसीलिए उसका लेवल उसमें बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है कि वो डायबिटीज़ की तरफ शुरू हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें आती है, ठीक है, जिस तरह कीटोन्स वगैरह, ठीक है, वो भी इसी में आ जाता है डायबिटीज़ में कभी कभी, क्योंकि मैंने बताया कि जो ग्लाइकोजन होता है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स आपकी न्यूट्रिशन के थ्रू आ रही होती हैं, ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में बॉडी के अंदर स्टोर होती हैं। लास्ट पे क्या आती है हमारे पास, डेल्टा सेल। अब जो हमने पढ़ा था लिंगर सेल्स, इससे तीसरी जो सिक्रीशन निकलती है रतूबत, वो यही डेल्टा सेल वाले होते हैं।
ये टोटल 14 अमाइनो एसिड 14 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और इसमें खून में ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर अगर मिल जाएं तो अपना काम कर देते हैं ये, ठीक है। और ये हार्मोन उस वक्त खारिज होता है जब खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाए या अमाइनो एसिड बढ़ जाएं या फिर फैटी एसिड बढ़ जाएं, तो तब क्या करता है कि ये हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जितने भी तेजाबियत पैदा करने वाले, ये एसिडिटी पैदा करने वाले मादे होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसमें तमाम सूरत यही होती है इसके पीछे जो अभी हमने पढ़ी है। अब इसमें सबसे पहले ये कि जो हमारे पास दिमागी या हकीकी शुगर होती है या डायबिटीज़ होती है इंस्पाइडर, उसकी क्या मतलब अलामात होती हैं। इसमें बार बार पेशाब आना, यूरिनेशन का पोली यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर वो पेशाब कर भी लेता है, यूरिन कर लेता है, तो उस पर क्या होता है कि चींटियाँ बैठती हैं, ठीक है, उसके जमा हो जाती हैं, फिर उसको प्यास की शिद्दत ज़्यादा होती है, या फिर ऐसा होता है कि उसका जो थ्रोट है या माउथ है वो खुश्क रहता है, ठीक है, वो ड्राई रहता है। उसके अलावा उसमें भूख बहुत ज़्यादा लगे, उसको बार बार खाने को मांगेगा कुछ ना कुछ, वज़न में उसकी कमी आएगी, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जल्द जो उसकी अगर देखेंगे तो वो सख्त खुश्क ड्राई होगी और खुरदरी होगी, ठीक है। इसी तरह जिस्म का जो दर्जा हरारत है या जो टेम्परेचर है वो डाउन रहेगा, ठीक है। ज़हनी जिस्मानी या जो जिनसी क़ुव्वतें हैं वो ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगी, कम। इसी तरह लेग्स पेन होगा, ठीक है, टांगों में दर्द होना, जलन, ठीक है। फिर ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी जिस्म या पाँव पे चींटियाँ चल रही हैं, ठीक है, रेंग रही हैं, ऐसी उसको सेंसेशन होंगी, फील होंगी, ठीक है। और अगर डायबिटीज़ में ये होता है कि अगर कोई ज़ख़म वगैरह आ जाए, बाउंड वगैरह हो जाए, तो वो आप लोग जानते हैं कि कभी ज़्यादा इतनी जल्दी से हील आउट नहीं हो रहा होता, ठीक है। बड़े बड़े फोड़े फिंसियाँ बन जाएं तो उसकी वजह से भी वो नहीं आता। फिर गुर्दे के मकाम जो होते हैं, किडनीज पे, फिर वो क्या ऐसा समझ ले बर्डन सा फील कर रहा होता है वो, ठीक है। आंखों की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर अक्सर उसका लो रहेगा या कभी हाई हो जाता है, ठीक है। थकावट, फटीग, जिस्म में मतलब टूटा टूटा जिस्म सा उसका फील होगा। ये जितनी भी हैं, ठीक है, काम करने की कोई सलाहियत नहीं होगी, ये तमाम उसकी शुगर में अलामात आपको मिल जाती हैं, ठीक है। अब इसमें हमने टेस्ट करवाने होते हैं, शुगर मतलब चेक करनी होती है। लेबॉर्ट्री में 2 टेस्ट होते हैं। पहला एक समझ जाते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, दूसरी कौन सी होती है, रैंडम ब्लड शुगर। फास्टिंग वो होती है जो हम सुबह करते हैं नाश्ते से पहले, और इसमें नहार मुँह ग्लूकोज की जो मकदार होती है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो 120 ml फी जो हमारे पास 100 ml लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 120 ml मतलब अगर मिलीग्राम, सॉरी, अगर 100 ml जो ब्लड है वो है, तो उसमें जो शुगर की मकदार है वो कितनी होनी चाहिए, या जो आपकी डायबिटीज़ है, ग्लूकोज का लेवल है, वो 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपकी फास्टिंग है। अगर आपने रैंडम चेक की, ये टेस्ट हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है, और इसमें 120 या से लेके 180 मिलीग्राम तक जा सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा ना हो। अगर ये दोनों मकदारें नॉर्मल से हद से बड़ी हो जाएं, ठीक है, तो अब समझ लीजिएगा कि इसमें क्या है। सबसे पहले जो शुगर है या जो ब्लड आपको डायबिटीज़ है उसका मर्ज़ है ये, ठीक है। ये ऑल अबाउट जितना भी अभी हमने पढ़ा उसके बारे में बायोमेडिसिन के अकॉर्डिंग ये करता है, और इसमें मुख्तलिफ हम हर्बल मेडिसिन भी देते हैं, ठीक है, उसमें टेस्ट वगैरह सारा कुछ करवाया जाता है। फिर अब हम इसको पढ़ते हैं कि जो हमारे पास चाइनीज़ मेडिसिन है, ये अभी तक बायोमेडिसिन का कंसेप्ट था, ठीक है। अभी जो चाइनीज़ मेडिसिन वाले हैं वो क्या कहते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मसला होता है डायबिटीज़ का इन TCM अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, वो होता है आर्गन सिस्टम पे। आर्गन सिस्टम इसमें 3 इन्वॉल्व होते हैं, एक लंग्स, स्टमक और आपका किडनी और स्प्लीन। ये 4 आर्गन हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ होती है। और इनमें याद रखिएगा जो लंग्स की जिन एनर्जी हमने पढ़ी थी उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तब, या स्टमक की हीट या स्प्लीन की जो QI फोर्स है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, या उसके साथ जो किडनी की जिन है, यानी कि जिन नेचर जो होती है ची एनर्जी की, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। यानी कि ये जो बीमारी होती है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, डायबिटीज़, ये उनके अकॉर्डिंग होती है डेफिशिएंसी ऑफ द जिन ची, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं कि वो समझते हैं कि ये हो सकती है इनहेरिटेड भी हो, या हो सकती है कोई डाइट वो जो ले रहा है वो पुअर डाइट है, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है,
अगर कोई ओवर वर्क कर रहा है या ओवर एज है, एजिंग वाला पर्सन है, तब भी हो सकती है। एक्सटर्नल कोई पैथोजेनेसिस भी उस पर अमल कर सकता है। लेकिन इसमें यही होता है कि जब जिन की डेफिशिएंसी होगी, वो क्या करता है कि हीट ख़त्म होगी। अगर हीट नहीं होगी बॉडी के अंदर तो फ्लूइड्स की डिप्लीशन होती है, फ्लूइड ख़त्म होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। अब इसमें आपने डिफ्रेंशिएट यही करना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं और हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें जिन एनर्जी को हमने बढ़ाना होता है और इसमें ट्रीटमेंट उसका हो जाता है। अब अगर हम देखें कि पंक्चर हम कैसे करते हैं, या जो हमारे पास ये अकॉर्डिंग टू समझ आ गई कि टीसीएम के अकॉर्डिंग क्या है कि सिर्फ जिन एनर्जी जो है उसकी डेफिशिएंसी है, उसमें लंग्स आता है, जो मैंने अभी आर्गन आपको पढ़ा दिए पहले। उसमें लंग्स आएगा, स्टमक, स्प्लीन, किडनी, ये तीन की डेफिशिएंसी होती है जिन, उसके नतीजे में क्या होती है, डायबिटीज़ आपको होती है। अब इसमें प्रोटोकॉल ये होता है कि अगर जब तक बॉडी के अंदर एनर्जी जो है क्यूआई फोर्स वो फ्रीली मूव करेगी, फ्लो उसका अच्छा रहेगा, तब तक कोई डिजीज़ बॉडी के अंदर नहीं होगी, ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के कोट है। अब इसमें हम क्यों करते हैं कि डायबिटीज़ में हम अकोपंक्चर क्यों करते हैं, उसकी वजह ये कि क्योंकि यहाँ पे ची की डेफिशिएंसी है या ची के अंदर स्टैग्नेशन आई हुई है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरिडियन है, जिनके पाथवे हैं, जो इनके यानी कि जो मेरिडियन है या कोलेटरल्स वगैरह जिनके थ्रू ये एनर्जी जाती है, उनको हम एक्टिवेट करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे, ताकि जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है उसको एक्टिवेट किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। उसके अलावा जो इंसुलिन है उसकी क्योंकि सेंसिटिविटी कम होती है, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर ऑटोनोमिक मॉड्यूलेशन जो है वो बढ़ाई जाए। इसके नतीजे में हम ये करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस होता है मेन जो हम अकोपंक्चर इसके पीछे कर रहे होते हैं, उसके पीछे रीज़न यही होती है सिर्फ सेम। तो अब हम पढ़ते हैं कि अकोपंक्चर में जो सेम पॉइंट जो लगाते हैं हम कपिंग में, और अकोपंक्चर के सेम पॉइंट होते हैं डायबिटीज़ में, ठीक है। C7 का T7 का जो है, सॉरी C7 का पॉइंट वो आप नोट कर लें, वो आपने लगाना होता है। इसके अलावा और बाकी पहला पॉइंट जो हम अकोपंक्चर में लगाते हैं या कपिंग थेरापी में, वो होता है स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट, SP6। ये मौजूद होता है 3 चुन अबव द मीडियल मेल्यूलस, ठीक है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसकी पिक्चर भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। ये आपने लगाना होता है SP6। फिर इसमें हमने करना क्या होता है, या ये जो SP6 हम लगा रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि जो स्प्लीन की एनर्जी कम हुई है उसको टोनिफाई करना, लीवर की या किडनी को, इन तीन आर्गन की, लीवर, स्प्लीन और किडनी, इन ट्रिपल आर्गन की एक्सेस, क्योंकि डायबिटीज़ इसी में होती है, इसलिए इनकी एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं हम, टोनिफाई कर रहे होते हैं, जो कि डिक्रीज हुई होती है। उसके अलावा जो जिन है उसके बैलेंस ले रहे होते हैं, किस तरह के रिड्यूस शुगर क्राइविंग या इमोशनल जो इगिटेशन है उसको कम करके। फिर इसके अलावा इसका नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट है कि हम जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, टून होती है, या गट हार्मोन का बैलेंस जो है, जो हमने पढ़ा है ग्लूकागॉन या इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी कम हुई होती है उसको बढ़ाती है बाय यूजिंग एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। दूसरे नंबर पे पॉइंट आता है हमारे पास स्टमक का 36, ST36। ये मौजूद होता है लोकेटेड ऐसा मैंने 3 चुन बिलो द नी से नीचे होता है और लेटरल टू द टीबिया। अब इसका मकसद भी क्या होता है कि ची एनर्जी को टोनिफाई करना, क्योंकि डिजीज है डेफिशिएंसी की, इसलिए मेन पॉइंट हमने जो भी लगाना है उसमें हमने टोनिफाई करना है, टोनिफिकेशन का अमल करता है। तो इसका काम होता है इस पॉइंट का इम्प्रूव करता है आपकी डाइजेशन को, उसके अलावा इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। अब क्या होता है कि जो क्लिनिकल स्टडी में ये पॉइंट लगता है या लगाया गया है, उसमें क्या आता है कि जो इंसुलिन इम्प्रूव करता है ये इंसुलिन के रिसेप्टर एक्सप्रेशन को, ठीक है। उसके अलावा जो सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन हुई होती है को बॉडी के अंदर, उसको कम करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इलेक्ट्रो अकोपंक्चर, ठीक है। इलेक्ट्रो अकोपंक्चर रिसर्चेस के मुताबिक इतना है कि ये अपटेक ऑफ ग्लूकोज जो है वो इन्हांस करता है इफेक्टिवली, यानी कि सिग्निफिकेंटली इसकी सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रो अकोपंक्चर की। तीसरे नंबर पर पॉइंट आता है CV12 कंजप्शनल वेजल का 12 नंबर पॉइंट। ये लोकेटेड होता है आपका जो मिड वे होता है, यानी कि जो अम्बलाइकस होता है
बिटवीन द अम्बलाइकस से भी ये ऊपर होता है, ठीक है। 3 चुन आप अबव जाएंगे, ये भी पहले मैंने डिस्कस की हुआ है। सीवी जो 12 होता है वो पॉइंट कहाँ पे होता है, जो अम्बलाइकस है आपकी उसे 3 चुन अबव होता है। मिड लाइन जो ड्रॉ करें, अगर स्टर्नम की जो गुजर रही होती है सीने से, ये मिड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे मौजूद होता है ये। अब इसका काम ये होता है कि जो स्टमक, स्प्लीन या लीवर है, उसकी जो हार्मोन्स हैं या उससे रिलेटेड जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन है, उसके बैलेंस को मेंटेन करवाता है, ये वाला पॉइंट जो होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एक और थेरापी करते हैं जिसको आप वॉर्म नीडल थेरापी भी बोलते हैं, यानी कि जो नीडल होती है वो गर्म करके लगाई जाती है, वॉर्म हीट अप करके, ताकि जो क्या करे कि यांग ची आई जो डाइजेशन है या मेटाबॉलिज्म है, पेंक्रियाज जो है जो कि इस पॉइंट के नीचे मौजूद होता है, उसको क्या करती है, इंसुलिन उससे रिलीज करवाए, ताकि इसका मेन मकसद यही होता है, ठीक है। ये यांग ची आई को सपोर्ट करती है कि डाइजेशन करवाए, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करवाए, ताकि उसके नीचे जो पेंक्रियाज पड़ी है, पेंक्रियाज से वो क्या करवाए, इंसुलिन जो कि रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट करवा के उसको रिलीज आउट करे, बॉडी के अंदर आने दे। ये 3 पॉइंट हम क्या करते हैं कि इस पे एक्यूपंक्चर भी करते हैं और उसके साथ साथ कपिंग थेरापी भी करते हैं। 2 पॉइंट और लगाते हैं हम, ब्लैडर का 20 नंबर पॉइंट और ब्लैडर का 23 नंबर पॉइंट, ठीक है। ये मौजूद होते हैं आपके। इसका काम क्या होता है कि एक तो स्प्लीन और दूसरा किडनी, ठीक है, इनकी ची एनर्जी को सपोर्ट करवाते हैं, फिर न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ब्लड के तक लेके जाते हैं। जो किडनी होती है उसकी एसेंस को बढ़ाते हैं। फिर अगर कोई डायबिटीज़ की वजह से थकावट से फील हो रही होती है, उस कंडीशन में उसको भी ये कम करती है, ठीक है। इस आर्गन के अगर आप लगा देंगे, उसकी वजह से वेजरल आर्गन जो होते हैं हमारे पास, उसको रेगुलेट करवा देती है ये, या स्पाइनल रिफ्लेक्स जो चल रहे होते हैं आर्ग, उसको स्टिमुलेट करवा देती है ये 2 वाले पॉइंट, यानी कि ब्लैडर का 20 नंबर और ब्लैडर का 23 नंबर पॉइंट। और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, ये आपके बैक साइड पे मौजूद होते हैं, ठीक है। जो आपका ऐसा समझ लें कि 11th या 12th अगर थोरैसिक वर्टिब्रा को अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, जो आपकी लास्ट वाली जो फ्रीली रिब्स होती हैं, उस ऊपर वाली जो फर्स्ट रिब होती है, एक वहाँ पे ये पॉइंट मौजूद होता है, क्योंकि ब्लैडर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होते हैं। एक होता है वर्टिब्रा के बिल्कुल ऊपर, उससे 1.5 चुन आप लेटरल साइड पे जाएंगे, राइट या लेफ्ट, वहाँ पे ये मौजूद पॉइंट होते हैं, ठीक है। 20 नंबर पॉइंट भी होता है, और 23 नंबर पॉइंट तो यहाँ होता है जो फ्रीली रिब होती है, उसके साथ ही जो ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है आपका वर्टिब्रा का, उसके लेटरल साइड पे आप जाएंगे वहाँ पे होता है। और 20 नंबर पॉइंट भी उसके अपोजिट साइड पे मौजूद होते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं साथ साथ। ये हमने जो पॉइंट पढ़े हैं 2 ब्लैडर के, मैं दोबारा आगे रिपीट कर देता हूँ। SP6, उसके अलावा आपका ST36, उसके अलावा कंजप्शनल वेसल का 12 नंबर पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा आप क्या करते हैं कि ब्लैडर का 20 और 23 नंबर पॉइंट, ये हम क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट लगा रहे होते हैं। इसमें हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं, इसमें हम इसके ऊपर उसके साथ साथ हम कपिंग थेरापी भी कर रहे होते हैं। और इसमें कब आपने करना है, जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो 200 जो है उससे कम आ जाए, उससे बड़ा हुआ ना हो शुगर का लेवल। कपिंग थेरापी आपने कब करनी है, सेम यही पॉइंट लगाने हैं, लेकिन शुगर लेवल आपने चेक कर लेना है। जो आपने रैंडम शुगर लेवल चेक किया था 200 तक होता है, उससे कम हो, या 200 तक जब शुगर पहुंच जाए, आपने लेवल किया, उससे बड़ी हुई ना हो। अगर बड़ी हुई है तो उसमें आप हिजामा नहीं करेंगे, जब तक वहां तक ना आए शुगर लेवल तब तक आप हिजामा नहीं करेंगे। 200 तक जब आ जाएगी तब आप उसमें क्या करेंगे, हिजामा कर देंगे। अब इसमें जो कपिंग की जाती है वो हमेशा मीडियम की जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं की जाती, क्योंकि ये डेफिशिएंसी की डिजीज है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आज का हमारा टॉपिक यही था, लेकिन मैंने इसको पढ़ाना किसी और वे से था, स्टूडेंट्स कम थे तो इसलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे पूछना था, जब हम ग्लूकोमीटर से रैंडम या फास्टिंग चेक करते हैं तो वो नॉर्मल आती है, लेकिन जब हम आफ्टर 3 मंथ वाला HbA1c करवाते हैं तो उसमें वो लेवल हाई होता है, ये क्या वजह है? अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। कि जब हम ग्लूकोमीटर से अपनी डायबिटीज चेक करते हैं तो वो हाँ जी। फास्टिंग भी नॉर्मल आएगी और रैंडम भी नॉर्मल आएगी, हाँ जी। लेकिन
उसी को जब हम HB1C का आफ्टर 3 मंथ वाला डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं तो उसमें वो रेज हुई हुई होती है, उसकी 5.7 उसकी उसकी रीज़न ये नॉर्मल है, तो वो उसकी हाई रीज़न ये होती नहीं हो सकती कि जी। आप ये देख रहे हैं कि अगर मैं ग्लूकोमीटर से चेक कर रही हूँ तो वो मतलब नॉर्मल दे रहा है फास्टिंग भी, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। हम तो चेक करते हैं तो उसमें जो ओरिजिनल होती है वही देता है उसको। अगर बढ़ी हुई तो वो बढ़ा के बताता है, अगर कम है तो वो कम बताता है, ओरिजिनल ही होती है। या तो फिर आपके ग्लूकोमीटर में कोई मसला है, ठीक है। फिर ये जो कंसेप्ट है ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि ग्लूकोमीटर उसको मैयर नॉर्मल कर रहा है और जब आप दूसरा टेस्ट करवाते 3 मंथ के बाद वाला वो उसको रेज कर रहा है। या फिर ये है कि इसमें नॉर्मल दे रहा तो क्योंकि वो आप 3 मंथ के बाद करवा रहे हैं सर तो वो फिर डिफरेंस जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, होती है थोड़ी बहुत बड़ी हुई, 200 ले ले, लेकिन तो वहां ये पे वो उसका। पहुंची हुई होती है 9.7। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, ये जो टेस्ट करवा रहे हैं जिसके थ्रू, जी उनके मेजरमेंट में फ़र्क आ सकता है रीडन में, ठीक है। और जी उसके पीछे साइंस में कोई फ़र्क नहीं आ सकता कि ये बड़ी हुई क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है। हाँ, ठीक है अमूमन ये हो सकता है कि कुछ अरसे बाद आप करवा रहे हैं तो वो बढ़ जाए शायद, या कम हो जाए, मेटाबॉलिज्म में कोई फ़र्क आ जाए। लेकिन इस ठीक है। कंडीशन में हम ज़्यादातर जो करेंगे वो ब्लेम हम उसको ग्लूकोमीटर को कर ग्लूकोमीटर। सकते हैं या फिर जो मेजर हो रही है उसको कर सकते हैं। जी सर, ठीक है, ठीक। सर ये जो आपने 200 वाला का है ब्लड शुगर, ये रैंडम ब्लड शुगर शुगर का है आपने? जी रैंडम का कहा है हाँ मैंने। जी, रैंडम। सर इसके पीछे वैसे रीजन क्या है कि 200 से अगर ऊपर हो तो हम कभी नहीं करते? हम इसके ऊपर नहीं करते क्योंकि तब ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि वीक पेशेंट होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। इसमें अमूमन अगर बाउंड आप कपिंग करेंगे ना तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इनको थ्रस्ट बोल लगती है, जो सिम्टम मैंने बताई है, यूरिनेशन का बहुत प्रोसेस होता है, डिहाइड्रेशन की तरफ पेशेंट जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी अमूमन ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की तरफ होते हैं। फिर ये होता है कि इनको जो बाउंड आप करते हैं ना, हीलिंग प्रोसेस तो बहुत लो होता है इनका, स्लो होता है। इनको ज़ख्म हो भी जाए कोई ना कोई तो उसका प्रोसेस होता है, इसलिए लाजमी होता है कि उसका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल तक आने दे, बड़ा हुआ ना हो, यानी कि बड़ी हुई शुगर में नहीं करना। हमने अगर करना भी है तो उसको जो है नॉर्मल लेवल पे लेके फिर उसका इजामा करना है, बढ़ा के नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं जो ब्लड शुगर है वो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है, वो यूरिन के थ्रू भी कर रहा होता है, वो कीटोन बॉडीज़ के थ्रू भी कर रहा होता है, बाद वक़्त कन्वर्ट हो जाती हैं उसके अंदर। सर ये एक और चीज थी, ये इसमें मैंने सुना था कस कम लगाते हैं क्योंकि डायबिटीज होती है पहले हाँ से। जी। हाँ जी, इसमें मैंने बताया ना मीडियम कपिंग करनी है और कट्स उसी हिसाब से लगाना है पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि इनको बाउंड हो जाए ना तो हीलिंग प्रोसेस तो इनका बिल्कुल स्लो होता है, तो वो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसका एक प्रॉपर होता है सेशन पूरा, अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, सिर्फ हम कपिंग नहीं करते, बाकी चीज़ें भी साथ देते हैं। 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट रहता है, फिर जाके वो रिवर्स होती है। सर बस एक और चीज थी, ये जो अब पॉइंट्स है ना, जैसे BL17, जैसे अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनमें हमें लेटरल पे जाके ना लेफ्ट और राइट दोनों पे मिलते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें दोनों 2 पॉइंट मिलते हैं, लेफ्ट पे भी राइट पे भी वो सेम पॉइंट, तो हम दोनों पे लगाएंगे? हाँ जी, हमने दोनों पे डिजीज करते हैं। मैं एक और चीज़ रिपीट कर देता हूँ, आपने पूछ लिया है। 12 चैनल जो मैंने पढ़ाए थे ना, हर आर्गन के दोनों साइड पे हैं, बाईलेटरल हैं, वो राइट पे भी है, वो लेफ्ट पे भी है। आपने राइट वाला भी लगाना है, आपने लेफ्ट वाला भी लगाना है, ठीक है। उसके अलावा 2 चैनल ऐसे हैं, एक गवर्निंग वेसल का होता है, ठीक है, एक एक्सेप्शनल वेसल का होता है। ये 2 चैनल ऐसे हैं जो कि यूनिलेटरल हैं, ये बाईलेटरल चैनल नहीं है, ठीक है। सर ये पॉइंट एक बार रिपीट कीजिएगा, ये नहीं देखते भले। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है। मैंने कहा सर ये यूनिलेटरल वाले पॉइंट रिपीट कीजिएगा। ये एक गवर्निंग वेसल के पॉइंट होते हैं, ठीक है, डू वेसल जिसे बोलते हैं, और एक होता है कंजप्शनल वेसल के पॉइंट। ये 2 चैनल है जो कि यूनिलैटरल होता है, सिर्फ एक ही साइड पे पाए जाते हैं, एक ही इनका चैनल होता है। बाकी जितने भी हैं वो दो दो चैनल होते हैं, राइट भी लेफ्ट भी। सर ये एक ना पिछले लेक्चर में सवाल था, उसमें से डिस्मेनोरिया में सर ये वीक कमिंग करते हैं ना हम? हाँ जी। ओके सर, ओके। और किसी का क्वेश्चन है आप में से?
चलें ठीक है, फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। लैपटॉप